पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम आज एक चर्चित मुद्दे पर जिसके बारे में आपने ढेरों खबरें सुनी होंगी उस पर चर्चा करेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे। दरअसल यह चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि आज हम उन घटनाओं को आपके सामने बयान नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया से और तमाम माध्यमों से आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से परिचित हैं कि क्या हुआ है, बल्कि आज इलेक्टोरल बॉन्ड की घटना से कुछ निहितार्थ निकलते हैं जो हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। उन निहितार्थों को समझना हमारा आज का उद्देश्य है इस सप्ताह के इस कार्यक्रम के लिए। आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस घटनाक्रम और ये जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य निर्मित हुआ है हमारे देश के पैमाने पर, इसके क्या निहितार्थ हैं, क्या मायने हैं हमारे और आपके लिए, आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले इस कैंप की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा स्कैम कहा जा रहा है। कुछ इसे चंदे का धंधा भी कहा जा रहा है, और है भी। जैसा कि स्थितियां हैं, हम गुरेज नहीं करेंगे कि यह वाकई एक धंधा ही है। इस धंधे में और इस धंधे की विशेषता ये है कि आज उसका काला चिट्ठा हमारे सामने है, जिसमें इस देश की राजनीति का एक तरह से पर्दाफाश है कि अब यह देश किस तरह से संचालित होता है, किस तरह से काम करता है। यह एक बहुत ही विकट स्थिति है, विकट भी है, और यह हमारे और आपके लिए और पूरे भारतीय समाज के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण भी है। जब हम अपनी आँखों के सामने इन घटनाओं को देख रहे हैं तो हम एक ऐसे ऐतिहासिक समय के साक्षी हैं, गवाह हैं, जो कि बार बार घटित नहीं होता। यह एक ऐसी राजनीतिक परिघटना है जिसका प्रभाव दूरगामी होगा, जिससे हमारी और आपकी ज़िंदगी, हमारे आपके सोच और मानसिकता पर फर्क पड़ेगा। यह इतना भयानक है जिसका हम रोज, यह सिर्फ बहस नहीं है, यह कोई घटनाक्रम नहीं है। हम घटनाक्रम नहीं है यह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विगत दशकों से, एक दशक से हमारी एक ऐसी मानसिकता को निर्मित किया गया है जिसमें हम इन चीज़ों से या तो तटस्थ हो जाते हैं या फिर हम इस पर विचार नहीं करते हैं। लेकिन इन घटनाओं से जो इसके परिणाम होते हैं वह रोज़ बरोज़ हम अपनी ज़िंदगी में झेलते हैं, जूझते हैं उससे। किस तरह से? ज़रा गौर किया जाए कि इस चंदे के धंधे के खेल में जो दवा कंपनियां हैं, उदाहरण के लिए जैसे जो दवा कंपनियां हैं, इस आंकड़े के मुताबिक इसमें करीब 400 से 500 करोड़ के बीच चंदा दिया गया, और उसमें भांति भांति की कंपनियां हैं। ऐसी कंपनियां जिनकी दवाइयां टेस्ट में फेल हैं, उन्होंने भी दिया है। ऐसी कंपनियां जिनका मुनाफा बहुत ही कम है और अपने उस मुनाफे से कई गुना ज़्यादा वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं और राजनीतिक दलों को सुपुर्द करती हैं। आपको याद होगा, एक उदाहरण दूँ आपको, हम कई मित्र ऐसे हैं हमारे जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, वो बताते हैं कि 3 महीने पहले जो इंसुलिन की दवा, जो मेटाफॉर्मिन का टैबलेट वो खाते थे, वह 120 रुपये में प्रति पत्ते के हिसाब से मिलती थी। और आज की तारीख में जब वही दवा, उसी कैटेगरी की दवा जो 3 महीने खाते थे, लेने जाते हैं तो उनको यह दवा 170 रुपये मिलती है। 170 रुपये, यह स्थिति है। अब आप अनुमान कर लें कि दवाओं के दाम की यह वृद्धि क्यों है, क्योंकि आज हमारे सामने है। समझने की बात यह है कि आज हमारे सामने उन कंपनियों का काला चिट्ठा है जिन्होंने सत्ताधारी दल को बड़े पैमाने पर पैसा दिया है, तो वो पैसा हमारी जेबों से जा रहा है, उसका भार हम सह रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस घटना को हमें
जो है थोड़ा मथने की ज़रूरत है। मथना क्यों कह रहे हैं? मथने की इसलिए ज़रूरत है कि अलग अलग जो माध्यम हैं जिनके ज़रिए हमें ये खबरें आती हैं, उन माध्यमों की बातें आपने सुनी हैं, उसमें ढेरों बातें ऐसी हैं जिसके निहितार्थ, जिसमें निचोड़वत जो है कोई बात नहीं निकलती है। यह हमने कहा कि यह स्थिति बहुत ही विकट और ऐतिहासिक है। वह किन अर्थों में हमने इस बात को कहा, ये बात हम बताना चाहेंगे। जरा कुछ चीज़ें पहले इस निहितार्थ पर आवें, कुछ चीज़ें हम घटनाक्रम को एक बार याद कर लिया जाए। आप याद करें कि कोरोना काल में वैक्सीन का निर्माण पर हो रहा था चर्चा, और वास्तव में एक ऐसी महामारी थी ये जिसको विश्व मानवता ने पहली बार इस कोरोना से लड़ाई वैक्सीन से की, वरना वैक्सीन से लड़ाई कभी संभव नहीं थी। एक ऐसी जीवन रक्षक वैक्सीन जिसमें हमारा देश भी लगा हुआ था। और आपको आज मालूम है कि जिस समय हम इस भीषण महामारी से जूझ रहे थे, लोगों की लाशें गिर रही थी, परिवार के परिवार तबाह हो रहे थे, जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, न जाने कितने लोग पैदल मुंबई से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पैदल यात्राएं की, वो दृश्य याद करें। उस दृश्य को याद करते हुए आप सोचें कि कोरोना की जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी उसने खूब पैसा बनाया, अपार पैसा बनाया, और ये कोई और नहीं, ये वही अदर पूनावाला हैं जिन्होंने इस महामारी में इतना पैसा कमाया कि उस महामारी के दौरान ही इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी 3-3 देशों में अपनी फैक्ट्रियां खड़ी की और वहां से मुनाफा कमाया। याद करिए कि उस समय भी ये बात हो रही थी कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही थी और इसकी कंपनियां दुनिया भर में वैक्सीन धनी देशों में बेच करके अपने लिए मुनाफा बना रही थी, हमारी कीमत पर बना रही थी, और हम उससे जूझ रहे थे। ये चीज़ें आपके सामने हैं। और वो भी याद कीजिए कि जब ये आरोप उठा, ये आवाज़ उठी अखबारों में और तमाम माध्यमों में, तो कैसे यही अदर पूनावाला जो है लंबे लंबे भावुक पत्र लिख रहे थे 2.5 पेज के अलग अलग अखबारों में कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया। लेकिन जानने का जो अधिकार था उसके जरिए आज वो तथ्य हमारे सामने है। यह इस घटनाक्रम को इन संदर्भों में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संदर्भ के बिना किसी भी बात की गुरुता, किसी भी बात की गहराई का हमें एहसास नहीं होता है। इसी के साथ साथ आप देखें कि तमाम चीज़ें हुई, धंधे के बदले में चंदा, चंदे के बदले में धंधा, ये सारी बातें सच हैं। ठेके दिए जा रहे हैं, पोर्ट बेचे जा रहे हैं, खदानें दी जा रही हैं, किस कीमत पर? किस कीमत पर? सवाल ये है कि किस कीमत पर और कैसे? क्या इसका कोई रूल रेगुलेशन हम और आप इस पर चर्चा नहीं करता कोई? और चर्चाएं चूँकि आती जाती हैं, खबरों की एक ऐसी दुनिया है जिसमें कि खबरें आती हैं, हमारे आँखों से गुजरती हैं और फिर चली जाती हैं, बात आई गई हो जाती है। लेकिन यह एक पूरा सिलसिला है, यह एक पूरा सिलसिला है जिसका पर्दाफाश इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए होता है। और यह एक आईना है जो यह दिखाता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ढेरों चर्चाएं हैं, चर्चाएं इतनी ज़्यादा हैं और इतने सवाल उठ खड़े हो रहे हैं जिसको समेटना किसी एक वीडियो में संभव नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी नज़ीरें जिससे कि हमारे लिए कुछ निष्कर्ष निकले, उन नज़ीरें तो बहुत सारी हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ये लोकतंत्र खत्म हो चुका है। दुनिया में जो लोकतंत्र के पैमाने हैं और जिसके आधार पर हमें एक लिस्टिंग की जाती है, सूची बनती है, हम उन सूचियों से बाहर हो चुके हैं। हमें अब दुनिया इलेक्टोरल इन घटनाओं के बाद एक लोकतांत्रिक देश के रूप में मान्यता देने में झिझकने लगी है और सवाल उठने लगे हैं। और हमारे निकट संबंधी देश या तो चुप हैं या कूटनीतिक चुप्पी साधे हुए हैं, या वो बीच बीच में बोल करके चुप हो जाते हैं। सवाल ये है कि आज एक विचित्र स्थिति है कि एक घोटाला होता है और पूरी मीडिया में रोड के
रोड के ठेके दिए गए, तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ठेके दिए गए, पोर्ट दे दिया गया, खदान दिए गए। प्रचार ये किया जा रहा है कि ये तो पहले भी होता था। जी हाँ, होता था, लेकिन उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे कि अगर एक पोर्ट हमें सरकार को निजी हाथों में देना है तो उसके लिए बाकायदा टेंडर होते थे, और टेंडर की बोली लगाने वाले जो लोग होते थे, जो कंपनियां होती थी, उनके हाथ में जाता था। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होता, बस सरकार ने फैसला किया और दे दिया। हमने पोर्ट दे दिया, हमने खदानें दे दी। कैसे? यानी पहला निहितार्थ ये होता है कि लोकतंत्र में एक प्रक्रिया होती है, वो उसके एक सुनिश्चित रूल और रेगुलेशंस होते हैं। रूल और रेगुलेशंस का पालन करते हुए हम उन चीज़ों को उनके हवाले करते हैं। फ़र्क यह है कि आज के समय में रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ही नहीं, उसका कोई वास्ता ही नहीं। अभी कल की ही खबर है कि गोपालपुर का पोर्ट अडानी को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? कब टेंडर हुआ? किन कंपनियों ने उस बिडिंग में हिस्सा लिया? कहीं किसी प्रक्रिया का आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। तो यह क्या किसी सत्ता में चुन दिए गए सत्ता के हाथ में यह उसकी जागीर है, जो जिसे चाहेगा दे देगा, जो उसके पसंदीदा है वो दे देगा? नहीं, लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता है। ठीक इसी तरह से एक और प्रकरण जो इस समय काफ़ी चर्चा में है, वह है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर चलने वाला केस। यह एक अच्छा खासा ड्रामा है इस परिदृश्य में, और फिर भी हम कोई देश क्यों मानेगा कि हम लोकतंत्र हैं? उसका जो मुख्य कर्ता धर्ता शरद रेड्डी है, वह बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 58 करोड़ रुपए देता है। यह प्रमाणित है, यह प्रमाणित है, लिखा हुआ, यह स्टेट बैंक के आंकड़े में है, हम सभी देख सकते हैं। और वह शरद रेड्डी, उसके लिए शराब नीति पर 3 लोग जेल में हैं हाल फिलहाल में। इन तीनों के अलावा अरविंद केजरीवाल, ईडी के 250 छापे के बाद अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो जेल में है। तो साथियों, जहां यह प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि ऐसा तो पहले भी होता आया है, या ऐसा एक विपक्ष के खिलाफ एक परसेप्शन, बोध पैदा किया जा रहा है, उसके लिए ये सारे प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, और विभिन्न संस्थाओं का, ईडी जैसी विभिन्न संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न इससे भी ज़्यादा गहरा, ये तो है ही, हम इससे इनकार नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन प्रश्न इससे ज़्यादा गहरा है कि जो बने बनाए नियम कानून थे, जो प्रक्रियाएं थी, जिन प्रक्रियाओं के जरिए यह लोकतंत्र काम करता जा रहा था, वह जो है उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। और एक ऐसी सोच चल पड़ी है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि कोई जो चाहे, ये लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता है। उसकी प्रक्रिया होती है, उसकी चिन्हित चीज़ें होती हैं, उसके व्यवस्थित रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आज के इस दौर में हम पाते हैं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस खत्म कर दिए गए हैं, और यह निहितार्थ हमारे लिए बेहद कठिन और जटिल, और यह समझना, एहसास के स्तर पर उतारने की, इसको समझने की इसीलिए बहुत ज़रूरत है गहराई से। इस मतलब फिर हम लोकतंत्र कहलाने के लायक नहीं। अगर दुनिया कह रही है तो फिर हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हो तो यही रहा है। अब आइए इसके बाद, अब इस घटनाक्रम के बाद देखा जाए कोर्ट ने इसे क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट अपने इस प्रक्रिया में इसे असंवैधानिक मानता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया। दूसरे, असंवैधानिक है, यानी संविधान का जो मूल विचार है, लोकतांत्रिक संविधान का जो मूल विचार है, यह उसका उल्लंघन करता है, गैर संवैधानिक है। और आगे कहते हैं कि इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, यानी एक अधिकार हमें मिला हुआ है, राइट टू नो,
इस देश की जनता को, इस देश के नागरिकों को एक अधिकार है, जानने का अधिकार, किसी भी चीज़ को जानने का अधिकार। और यह लोकतंत्र के संवैधानिकता के बुनियादें हैं, ये बुनियादी अधिकार है, इसके बिना किसी नागरिकता का कोई मतलब नहीं होता है। तो देश को जानने का अधिकार है, और यह पूरी प्रक्रिया इसलिए भी असंवैधानिक है कि यह देश को जानने के अधिकार से वंचित करती है। इसके बाद जो उप फैसले हैं, मतलब ये मूल बात थी, इसके अलावा जो बात कहते हैं कि इस संपत्ति से कुछ आपराधिक काम भी हो सकते हैं जो गैर कानूनी है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, कोर्ट कहता है। दूसरे कि इस सारी प्रक्रिया को जनता से छिपा कर किया गया, यह सारा कुछ जनता से छिपा कर किया गया। अब इस घोषणा के बाद, इस निर्णय के बाद हमारे दिमाग में ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी हमें है, हमारे नागरिक होने की वजह से होता है। एक लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है, उसके बदले में हर नागरिक का अपना एक कर्तव्य होता है, इसके साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर बुनियादी उल्लंघन यहाँ पे है। प्रश्न ये उठता है कि इस पूरी घटना से हम क्या क्या निष्कर्ष और क्या क्या निहितार्थ निकाल सकते हैं। पहला ये कि यह लड़ाई, यह संघर्ष दो पक्ष और विपक्ष और उनके साथ लामबंद पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं है। अब यह लड़ाई इस सत्ता जिसने इस असंवैधानिक कदम को उठाया वह एक तरफ, और जनता, आम लोग, हम नागरिक लोग एक तरफ है, क्योंकि यह हमारे अधिकारों का खुल्लम खुल्ला हनन है और इस बात को हमें समझना चाहिए। लेकिन यह बात, अगर यह फैसला नहीं आता तो यह बात हमारे जेहन में या इस चर्चा में इतने गहनता से आती भी नहीं। तो अगर आज यह बात आ रही है तो हमें कुछ बातें और भी चर्चा करनी चाहिए, जैसे कि लोकतंत्र की जो कार्यपद्धति है उसका कैसे हम मूल्यांकन करें, क्योंकि पूरे मीडिया में जैसा एक विचित्र सा माहौल बनाया गया है, हमारे अंतः चेतन में लगता है कि नहीं, जो सत्ता में है वो सब कुछ कर सकता है, ये बिठा दिया गया है और हमारे दिमाग के कोने कोने में ये बातें बैठी रहती हैं। और यह चीज़ बड़े साहस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि बड़े लौह पुरुष हैं, निर्णय के अडिग हैं, ऐसे ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करके हमारे मस्तिष्क के अवचेतन में इस चीज़ को बिठाया गया है। क्योंकि वर्तमान युग में बातें हम तक पहुंचने के ढेरों माध्यम हैं, हर हाथ में मोबाइल है तो बातें पहुंचाने का एक माध्यम भी। लेकिन याद किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है काम करने की, वह सुनिश्चित है। जैसे लोकतंत्र नैतिक मूल्यों और आदर्शों पर चलता है, और यहाँ पर क्या है, एक बेशर्मी है कि बात आई हो गई और विपक्ष पर हमने डाल दिया। प्रश्न ये है कि ये किस नैतिक मूल्य का पालन किया जा रहा है। अगर सवाल उठता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो जनता के सामने आना चाहिए, ताकि ये उस पर जनता अपना निर्णय ले सके। यह बात आज कहीं से आपको सुनाई पड़ती है। इलेक्टोरल बॉन्ड आपके सामने है, और भी घोटाले हैं। पीएम केयर्स का सवाल उठ खड़ा हुआ है। इसके पहले देश के अन्य प्रदेशों में व्यापम जैसे घोटाले की बात है। याद कीजिए, राफेल के समय में भी द हिंदू जैसे सुप्रसिद्ध अखबार ने आरोप लगाया था कि इसमें 3400 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, घोटाला हुआ है। प्रश्न ये है कि इसका निर्णय कैसे होगा, हम कैसे जान पाएंगे कि वास्तव में हुआ क्या था, क्योंकि इसकी कोई जांच रिपोर्ट तो हुई नहीं। तो अगर इस लोकतंत्र की बुनियादी पद्धति को, बुनियादी मूल्य मान्यताओं को, उन आदर्शों और नैतिकताओं को खंडित करके कोई लौह पुरुष बन करके मीडिया प्रस्तुत करती है, तो क्या यह सिर्फ परसेप्शन का मामला है कि चुनाव जीतने के लिए या अपने चुनावी राजनीति को, जनता को विभ्रम में डाल करके एक बोध पैदा कर दें कि हम सबसे सकारात्मक काम कर रहे हैं? तो यह खाली सिर्फ इतना है? नहीं, हम समझते हैं
कि यह पूरे संविधान की मूल भावना और ढांचे, मूल जो लोकतंत्र की बुनियाद है, उन बुनियादों से आंख मूंदना है। बिना जांच के हम यह बात कही नहीं सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर ये बातें आगे आएंगी भविष्य में तो कोर्ट भी यही कहेगा। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, कुछ लोग इसको तारीफ कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि यह कोर्ट की तारीफ करने और उसे किसी तरह से कटघरे में या उसके ऊपर सवाल उठाने की बात नहीं है। कोर्ट तो उसी आधार पर फैसले देती है जो संविधान सम्मत है, जिसका उसके पास पूरा डिटेल है कि यह किन धाराओं में आता है और ये उल्लंघन है कि नहीं है, इसी का वो फैसला करते हैं। तो एक जज जिसे कि एक सुनिश्चित लिखित संविधान के आधार पर कोई चीज़ फैसला करनी है, और तथ्य अगर वो यही कह रहे हैं तो यही कह सकते थे ईमानदारी से जो उन्होंने कहा। अब प्रश्न यहाँ पर है कि अगर इसको एक सत्तासीन दल इसको धूल धूसरित कर रहा है, तो यह लड़ाई सिर्फ दो पक्ष और विपक्ष, सत्तासीन और विपक्ष की नहीं है। यह लड़ाई इस देश की जनता और सत्ता के बीच में है, क्योंकि हमने लोकतंत्र को देखा है। लोकतंत्र में कभी कभी ऐसी भी स्थितियाँ आई जिसे 75 में आपातकाल लगा। यह कुछ वैसी ही स्थिति है, यह सच है। यानी हमारे अधिकार, हमें जानने का जो अधिकार है, जो संविधान सम्मत अधिकार मिले हुए हैं, उसको एक किनारे फेंक दिया गया है। यह स्थिति है। अब जब हम लोकतंत्र के इन बुनियादी चीज़ों का ही उल्लंघन करेंगे, तब प्रश्न है कि बाकी बातें बेमानी है, और यह कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। और यह सारे के सारे काम एक तानाशाही रवैये को बताते हैं। एक तानाशाही की व्यवस्था में तो यह संभव है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह नहीं संभव है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहूँगा। वह प्रश्न ये है कि आखिर ऐसी मानसिकता हमारी क्यों थी? हम क्यों विपक्ष के सवालों के, उठाए गए सवालों का हमने कभी तवज्जो क्यों नहीं दिया? आज की जो इस चर्चा का पूरा निहितार्थ यही है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष की जो बात कही जाती है, वह क्यों जरूरी है। याद करें कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब संसद में यह बात हो रही थी, तभी विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ आवाज़ें उठानी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था कि यह एक बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन हम उस रौं में थे या उस प्रचार में बहे चले गए। हमने इस पर विचार नहीं किया, हमने विपक्ष की बात को गौर नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। एक ज़रूरी निहितार्थ है कि हमें पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना चाहिए, और अगर कहीं यह सवाल है तो उसकी जांच और पड़ताल करके जनता के सामने ये चीज़ें लानी चाहिए। निहितार्थ ये है कि हमने उससे आंख मूंद लिया। विपक्ष को हमने मान लिया, वह जो कि उस समय सत्ता पक्ष प्रचारित किया कि ये निकम्मे हैं, भ्रष्ट हैं, आदि आदि। इन चीज़ों को हमने मान लिया और हमने तवज्जो नहीं दी, हमने पक्ष नहीं लिया, हमने इस बात की जांच करने की मांग नहीं की, इस लड़ाई में हमने संघर्ष में हिस्सेदारी नहीं की। तब उस समय जो है क्या क्या बातें कही थी विपक्ष ने, आज याद करने की ज़रूरत है। जब यह बिल पास हो रहा था, उठाए गए प्रश्न पर क्या उठाए गए थे कि यह भ्रष्टाचार का एक नया रूप है। आज जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह सारा कुछ सामने आ चुका है, तो उनकी यह बात सत्य साबित हो रही है, सत्य साबित हो चुकी है कि यह एक बड़ा जो है भ्रष्टाचार का रूप उभर करके सामने आया है, भयावह रूप सामने आया हमारे। दूसरा प्रयास ये है जो आज भी हम देख सकते हैं कि उस समय से लेकर के आज तक विपक्ष को महत्वहीन साबित करने की एक खतरनाक कोशिश लगातार जारी है। लोकतंत्र के उन स्तंभों को विरूपित करने का एक सचेतन सतत प्रयास मीडिया के जरिए, राजनीतिक दलों, सत्तासीन दल के विभिन्न लोगों के जरिए यह सतत प्रयास रहता है। यह चौंकाने और गौर करने की ज़रूरत है। विपक्ष चाहे जितना कमज़ोर हो या जैसा भी हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वह महत्वपूर्ण कड़ी होता है। और इसको हम कभी भी
इसको हम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक सबक है कि उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जब तक कि किसी जांच के जरिए उसकी बात गलत न साबित हो जाए। यह एक और निष्कर्ष है। हम इन निष्कर्षों पर अधिक से अधिक जोर इसलिए दे रहे हैं कि यह एक विकट स्थिति जो पैदा हुई, उसमें कहीं न कहीं हमारे चिंतन को जो प्रभावित किया, हमारे जो मन स्थिति का निर्माण किया, उसने भी एक रोल अदा किया इस तरह के मनमानेपन को आगे बढ़ाने में, इस तरह के मनमाने रवैये को आगे बढ़ाने में। हम कभी भी अब आधुनिक भारत में, आज़ाद भारत में लोकतंत्र के सामने भी सवाल हैं जिस पर कि आगे हम लोग विचार भी करेंगे। लेकिन यह एक विचारणीय चीज़ है कि हमें दोनों पक्षों की बात इसलिए सुननी चाहिए कि वो जो लोकतंत्र के मूल्य हैं, जो संविधान का मूल्य है, उसे सुरक्षित रखा जा सके। और यह चीज़ समय से जब अगर हमें मिलनी चाहिए तो हमें वह जानकारी भी चाहिए